हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ जगजीत सिंह और आज आपके जगजीत भैया लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 की साइंस टेक्स्ट बुक का 7 चैप्टर। क्या है भाई? तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, हमने अपने लेक्चर्स में 6 चैप्टर पहले ही कवर कर लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी क्लास 8 की साइंस टेक्स्ट बुक का 7 चैप्टर होने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप कंजर्वेशन से क्या समझते हैं? देखिए, कंजर्वेशन से सीधा मतलब है संरक्षण करना, यानी कि प्रोटेक्ट करना। तो इस चैप्टर में किन्हें प्रोटेक्ट करने की बात कही जा रही है? तो भाई डिफरेंट टाइप्स की प्लांट स्पीसीज एंड डिफरेंट टाइप्स की एनिमल स्पीसीज। अब देखिए, हम अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, हम पेपर के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे पेपर बनाया जाता है और किस तरह से हमें पेपर का एक जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और एट द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफॉरेस्टेशन, कि कैसे जो प्लांट्स हम काटते हैं उन्हें हम रिप्लांट कर सकते हैं और उस प्रोसेस को रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन में और सबसे पहले जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। देखिए, हमारी अर्थ पर कई सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, और वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन दिनों उन स्पीसीज पर एक खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा क्यों मंडरा रहा है? तो वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? तो देखिए, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन सिंपली एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट या ट्रीज को कट्स कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिफॉरेस्टेशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या क्या होते हैं, किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो लोग बाग जो लैंड है उसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उस वजह से वो कई सारे पेड़ काट देते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हाउसेज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए भी कई सारे पेड़ों को काटा जाता है। आगे बढ़ें और जानें कि यूजिंग वुड एज अ फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर। भाई जो वुड है, जो लकड़ी है, उसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए भी किया जाता है और भी कई सारी चीज़ों में, जैसे एज अ फ्यूल भी हम उसे यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कई सारे पेड़ काटे जाते हैं, और जब लार्ज अमाउंट में हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं तो एक तरह से हम डिफॉरेस्टेशन ही कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर। भाई डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किए वो तो हमने मैन मेड कॉजेज डिस्कस किए कि भाई किस तरह से इंसान जो है अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ को काट रहा है। अब अगर हम नेचुरल कॉजेज की बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट, मतलब जंगल में आग लग जाना या सूखा पड़ जाना, ये जो है डिफॉरेस्टेशन के क्या हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कॉजेज़ हैं। अब भाई हमने यहाँ पर कॉजेज़ तो डिस्कस कर लिए, अब डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं वो भी हम अपने इस लेक्चर में जान लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। देखिए, आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th-7th में पढ़ा होगा कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो इकोसिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके टेम्परेचर को बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं और पॉल्यूशन को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम उन पेड़ों को काटते जाएंगे तो पेड़ बहुत कम बचेंगे, तो क्या होगा, तो पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। मूविंग अहेड, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। भाई जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अगर हम ऊपर वाले पॉइंट को कंपेयर करें इससे, तो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब होता है कि आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। भाई जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज में लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एक मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, ओके, डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट।
जो रेनफॉल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या पड़ जाएगा भाई, जिसकी वजह से कई सारे इलाकों में सूखा भी पड़ जाएगा। और सॉइल इरोजन एंड डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हम सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। भाई जब हम प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे तो एक तरह से वो सारी लैंड क्या हो जाएगी, डेजर्ट लैंड हो जाएगी। तो डेजर्टिफिकेशन के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड। भाई जो सॉइल की हम अगर टॉप लेयर को रिमूव कर देंगे तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो बहुत कम हो जाएगी, और जब सॉइल वाटर होल्ड ही नहीं कर पाएगी तो पानी बहता जाएगा। जब पानी बहता जाएगा तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो भाई इसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि कई सारे इलाकों में क्या आ जाएगी, कई सारे इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। सो जूनियर्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भाई हमें कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। तो इससे कहीं ना कहीं प्लांट स्पीसीज़ एज वेल एज एनिमल स्पीसीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं। तो इनको कंजर्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया सेटअप्स किए। और वो स्पेशलाइज्ड एरिया कौन कौन से थे, तो भाई बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो ये जो कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया हैं हमने फ्लोरा एंड फाउना जो स्पीसीज़ हैं उनको बचाने के लिए सेटअप किए, उनको कंजर्व करने के लिए सेटअप किए। अब इन्हीं तीनों के बारे में हम वन बाय वन अपनी आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो चलिए जूनियर, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चों, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक लार्ज एंटिटी है जिसके अंदर कई सारे नेशनल पार्क्स आ सकते हैं और कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती है। एक बड़ी एंटिटी आप इसको क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखा जाता है, और जो ट्रेडिशनल लाइफ है, ट्रेडिशनल लाइफ है ट्राइबल्स की, उसको भी कंजर्व करके रखा जा सकता है। अगर मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व का एक एग्जांपल बताऊं तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही मेंशन है पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बारे में जानते हैं, तो वो है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होता है, तो देखिए नेशनल पार्क्स आर एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ where they can freely use the habitat and natural resources। भाई जो वाइल्ड लाइफ जो रहती है नेशनल पार्क्स में वो क्या रहती है, वो किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से फ्री रहती है और वो वहाँ पर अपनी नेचुरल लाइफ एंजॉय कर सकती है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज़ हों चाहे वो एनिमल स्पीसीज़ हों। ठीक है, अब जो नेशनल पार्क्स रहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वहाँ पर लोगों का जाना अलाउड नहीं रहता और किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं रहती। और ये किसके अंडर में रहते हैं, तो ये गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि एक्चुअली में ये होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोवाइडेड suitable living conditions and protected from any disturbance to them or their habitat by। भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को क्या मिलता है, suitable living conditions मिलती हैं और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। पर इसमें एक फ़र्क है नेशनल पार्क से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं रहती। इसमें भी ह्यूमंस अलाउड नहीं रहते, लेकिन एक हद तक थोड़ी बहुत कंसेशन उन्हें दी जाती है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड रहती हैं, जैसे कि गायों को घास चराना, ग्रेजिंग कराना, लकड़ी एक्सट्रैक्ट करना, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी एक्सट्रैक्ट करना, ये आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं।
अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको इन तीनों को मेंशन कर देना है और इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल दे देने हैं। जैसे कि अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व का आपको एग्जाम्पल बताऊं तो पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व, और पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही कौन सा नेशनल पार्क है, तो भाई सतपुड़ा नेशनल पार्क है। और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपको ये ध्यान रखना है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही ये मेंशन है। तो चलिए जूनियर्स आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स की प्लांट स्पीसीज़, डिफरेंट टाइप्स की एनिमल स्पीसीज़ पाई जाती हैं, तो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ किया जाता है। और वो वर्ड क्या होते हैं, तो वो फ्लोरा एंड फाउना होते हैं। अब देखिए फ्लोरा किसे कहते हैं, तो फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। भाई जो फ्लोरा है वो प्लांट स्पीसीज होती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम फाउना की बात करें तो फाउना आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। भाई जो फ्लोरा है वो प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो फाउना है वो एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि जो भी एनिमल स्पीसीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फाउना कहते हैं। तो आइए जूनियर्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज होती क्या है। तो देखिए एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ plants and animals found only in a particular area and not found anywhere else। भाई एंडेमिक स्पीसीज प्लांट्स या एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और कहीं भी नहीं पाई जाती। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमणी। फ्लोरा से आप क्या समझते हैं, फ्लोरा से प्लांट स्पीसीज की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साल एंड वाइल्ड मैंगो के पिक्चर्स मैंने आपके लिए लगा के रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये फ्लोरा एंडेमिक स्पीसीज है ये पचमणी की। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर बिसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड वी कैन से फ्लाइंग स्क्वेरल आर द एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। दिस एरिया यानी कि यहाँ पर बात पचमणी की ही हो रही है। तो यहाँ पर आप बिसन एंड फ्लाइंग जाइंट स्क्वेरल देख सकते हैं कैसे ये जो है एंडेमिक स्पीसीज हैं किसी पर्टिकुलर रीजन की। कहाँ की भाई, पचमणी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और जानते हैं कि एंडेंजर्ड एनिमल किसे कहा जाता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि ऐसी स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने की स्टेज पर हैं, जो कि खत्म होने की कगार पर हैं। देखिए यहाँ पर आपको टाइगर का फोटो देख के एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि जो टाइगर की प्रजाति है, जो टाइगर की स्पीसी है, उसको काफ़ी ज़्यादा कंजर्व करके रखा जाता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि टाइगर जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम नंबर्स में इंडिया में बचे हुए हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा जब इंडिया से टाइगर की स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्पीसीज़ जो कि एक्सटिंक्शन की स्टेज पर हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं, ऐसी स्पीसीज़ को हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। देखिए एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग एंड माइट फेस एक्सटिंक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था ना, माइट फेस एक्सटिंक्शन मतलब कि खत्म होने की कगार पर हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी एनिमल्स विच आर स्लोली डिमिनिशिंग, मतलब बहुत सारे एनिमल्स में से एक टाइगर भी ऐसा एनिमल है जो कि क्या फेस कर रहा है, जो कि एक्सटिंक्शन की स्टेज को फेस कर रहा है। टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में, हमारे भारत देश में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा है, गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो क्या एंश्योर करेगा, जो कि टाइगर्स के सर्वाइवल को, उनकी पॉपुलेशंस को क्या करेगा, एंश्योर करेगा। डायनासोर्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। देखिए आप पढ़ते आए हैं, आपने जोरासिक पार्क भी देखी है तो आपको समझ में आया होगा कि डायनासोर्स किस तरह के होते थे। तो पहले डायनासोर्स हमारी अर्थ पर पाए जाते थे, लेकिन वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसी तरह से जो टाइगर स्पीसीज़ है या बहुत सारी और भी स्पीसीज़ हैं, वो एक्सटिंक्शन की स्टेज क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं। तो इन्हीं को कंजर्व करने के लिए हमने डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरिया सेटअप करे हैं। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में वो बताया भी था। चलिए और देखें हम और क्या कह रहा है भाई पॉइंट इसमें। तो रेड डाटा बुक आर बुक्स विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई अब एक बुक होती है जो लेखा जोखा रखती है सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का।
ऐसी स्पीसीज जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं, उन सब का एक डेटा रखती है, और उस डेटा वाली रखने वाली बुक को क्या कहते हैं, तो रेड डाटा बुक कहते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने की स्टेज पर हैं, उनका लेखा जोखा, उनका डाटा रखने वाली बुक को रेड डाटा बुक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। आपको कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डिफाइन व्हाट इज इकोसिस्टम। सो हियर वी हैव डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स living in an area along with the non-living components like climate, water, soil। भाई इकोसिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंसिस्ट करता है। लिविंग थिंग्स की बात करें हम तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारी प्लांट स्पीसीज, सारी एनिमल्स स्पीसीज। नॉन लिविंग की बात करें तो भाई वाटर हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं, ये इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। और इन्हीं सब से मिलकर क्या बनता है, इन्हीं सब से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हमें जनरली पूरे साल भर कई तरह की बर्ड स्पीसीज नहीं दिखती, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें वो दिखती हैं, कई सारी जगह दिखती हैं। तो क्यों? क्योंकि वो माइग्रेट कर कर आती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। तो माइग्रेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से किसी दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पर मूव करने को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स from its own habitat to some other habitat for a particular time period। एक particular time period के लिए किसी एक हैबिटेट से किसी दूसरे हैबिटेट पर शिफ्ट करना, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। अब देखिए, हर साल every year due to climatic changes or for breeding birds which fly very long distances to reach another land are called migratory birds। भाई क्या होता है, कई सारे जो पक्षी होते हैं उन्हें अपने अंडे देने होते हैं, रिप्रोडक्शन करना होता है, तो कुछ प्लेसेस उनके लिए सूटेबल नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं, सूटेबल प्लेस की तरफ रीच करते हैं। तो इसी मूवमेंट को माइग्रेशन कहा जाता है। और हम देखते हैं कि हर साल कई नए पक्षी क्या करते हैं, भारत में आते हैं, और उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो अपने अंडे देते हैं या कुछ समय यहाँ पर स्पेंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, आपकी एनसीईआरटी बुक में छोटा सा टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हम जान लेते हैं। तो सिंपली मैं आपको इसको बता देता हूँ क्या होता है। तो अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर। आप देख रहे हैं 1 टन पेपर करने के लिए कितने पेड़ लगते हैं भाई, 17 फुल ग्रोन प्लांट्स लगते हैं हमें। ठीक है, उसके बाद पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अबाउट 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। अब देखिए, आपको ये पता था कि पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकते हैं, तो हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे वी शुड सेव रीयूज द रिसाइकिल पेपर टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो टू सेव द एनर्जी, वाटर एंड केमिकल यूज टू मेक पेपर। भाई इससे हम क्या कर लेंगे, वी शुड सेव रीयूज एंड रिसाइकिल पेपर टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो टू सेव द एनर्जी, वाटर एंड केमिकल यूज टू मेक पेपर। इससे हम कई सारी चीज़ों को बचा लेंगे, हमारी एनर्जी को, हमारे टाइम को, हमारी मनी को, मोस्ट प्रीसियस थिंग हम अपने एनवायरनमेंट को बचा लेंगे पेपर को रीयूज करके, रिसाइकिल करके। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, आपके लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट रिफॉरेस्टेशन। काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा, पेड़ों को काटना। रिफॉरेस्टेशन क्या हो जाएगा, पेड़ों को लगाना। ठीक है, समझ में आ गया रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। देखिए, रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। भाई नए पेड़ लगा दिए, रिफॉरेस्टेशन हो गया। पेड़ काट रहे थे तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी एज ट्रीज वी कट। भाई ऐसा कहा जाता है, सरकार भी कई सारे इनिशिएटिव ला रही है कि हम जितने पेड़ काटें उतने पेड़ हमें लगाने भी चाहिए।
ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। अभी तक हम बहुत सारे नुकसान कर चुके हैं हमारे फॉरेस्ट को, तो आगे हमें ध्यान रखना है कि हमें जो पेड़ हैं वो कम से कम अमाउंट में काटने हैं। और देखिए लास्ट पॉइंट, इफ़ वी हैव टू रिगेन आवर ग्रीन वेल्थ, रिफॉरेस्टेशन इज़ ओनली द ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी धरती फिर से हरी भरी हो, हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बने, तो मेन थिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। और उसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, रिफॉरेस्टेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है आज का ख़त्म होता है। आपकी क्लास 8th की साइंस टेक्स्ट बुक का 7th चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, और याद रखें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।